डायरेक्ट टैक्स का रिवीजन अपन ने चालू किया था, जो अपने यूट्यूब चैनल पे भी है, डायरेक्ट टैक्स झटपट करके। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने रेसिडेंशियल स्टेटस रिवाइज किया, और आज के टॉपिक में अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज कर रहे हैं। बराबर है। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में और हर एक हेड ऑफ इनकम में सबसे पहला जो मेन चैप्टर सेक्शन होता है दैट इज बेसिस ऑफ चार्ज। तो हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन नंबर 22 में बेसिस ऑफ चार्ज दिया है। उसमें गवर्नमेंट बोलता है कि अगर बॉब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो जो इनकम होएगा वो हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में चार्ज होएगा। बॉब कंडीशन में गवर्नमेंट बोलता है बी इज देयर मस्ट बी एन बिल्डिंग एंड अपर्टनेंट लैंड। ओ मतलब जो असेसी है वो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए, और जो लास्ट बी है वो बोलता है कि प्रॉपर्टी अपने ओन बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो जो इनकम होएगा दैट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का डेफिनेशन बहुत वाइड है, बट ये चैप्टर में सिर्फ वही प्रॉपर्टी आएगा जो बिल्डिंग या तो अपर्टनेंट लैंड है। अब बिल्डिंग कैन बी कमर्शियल, इट कैन बी रेसिडेंशियल, और इट कैन बी एनी अदर बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, गोडाउन बिल्डिंग, कोई भी होएगा। अगर बिल्डिंग आपने रेंट पे दिया है और अगर उधर से आपको रेंट रिसीव हो रहा है, सो दैट रेंट विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अपर्टनेंट लैंड का एग्जांपल है एडजेसेंट टू बिल्डिंग, जो लैंड होता है दैट इज कॉल्ड एज अपर्टनेंट लैंड। तो फैक्ट्री से अपर्टनेंट लैंड होएगा, उन लोग का पार्किंग एरिया हो सकता है, 2 and 4 रोड हो सकता है, इट कैन बी एनी अदर प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल में पब्लिक स्ट्रीट, कंपाउंड, बैकयार्ड, प्लेग्राउंड, दोज आर एग्जांपल ऑफ योर अपर्टनेंट लैंड। ओनर मतलब गवर्नमेंट बोलता है देयर आर टू टाइप ऑफ ओनर अंडर इनकम टैक्स लॉ, वन इज लीगल ओनर एंड वन इज डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग इसको ओनर मानेंगे और जो रेंट रिसीव होएगा वो डीम्ड ओनर के लिए टैक्सेबल होएगा अगर डीम्ड ओनर का प्रोविजन ट्रिगर हो जाता है तो। सो लीगल ओनर मतलब इन द आइज ऑफ लॉ जो ओनर होने वाला है, और डीम्ड ओनर मतलब क्या, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स अ पर्टिकुलर पर्सन विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर एंड उसको हाउस प्रॉपर्टी वाले इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा, जिसको मैंने इलॉपरेट किया था सर टीपी बोल के, CIRTP। सर टीपी में सी मतलब था कि अगर कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी हाउस बिल्डिंग स्कीम में अपने मेंबर लोग को फ्लैट अलॉट करती है तो लीगल ओनर कंपनी रहता है, बट डीम्ड ओनर फ्लैट ओनर को मानेंगे, मतलब मेंबर विल बी द डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। So C is company or cooperative society allocating house under house building scheme. Member will be the deemed owner. I मतलब holder of impartial estate, तो holder of impartial estate will be the deemed owner of the property held by him. बराबर है। सो एक राजा ने सब प्रॉपर्टी डिवाइड कर दिया, बट एक प्रॉपर्टी उसने डिवाइड नहीं किया और अपने बड़े बेटे को उसका इंचार्ज बना दिया, डॉटर को अपना इंचार्ज बना दिया, सो दैट विल बी अ पर्सन डीम्ड ओनर। आर मतलब राइट्स अंडर सेक्शन 269 UAF, दैट इज पागड़ी सिस्टम में 12 साल या उससे ज्यादा का लीज पीरियड है तो जो टेनेंट होएगा उसको डीम्ड ओनर मानेंगे। टी मतलब ट्रांसफर फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, अगर कोई भी प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफर किया है फॉर अ लो प्राइस या तो नो प्राइस, टू स्पाउस, टू सन्स वाइफ, टू एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस या तो सन्स वाइफ एंड ट्रांसफर टू HUF। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर होएगा उसको डीम्ड ओनर मानेंगे, मतलब अगर हाउस प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव हो रहा है तो रेंट वाइफ को रिसीव होएगा बट टैक्स हस्बैंड भरेगा। हाउएवर ये प्रोविजन क्लबिंग का तभी अट्रैक्ट होएगा जब रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ दोनों डेट पे एग्जिस्ट करना चाहिए। जब ट्रांसफर किया तभी भी रिलेशन होना चाहिए और जब इनकम अराइज हो रहा है तभी भी रिलेशन होना चाहिए। सो अगर शादी से पहले ट्रांसफर किया तो क्लबिंग नहीं होने वाला है, डिवोर्स हो गया फिर ट्रांसफर हुआ तो क्लबिंग नहीं होने वाला है, विडो के पास कोई एसेट है तो क्लब नहीं होने वाला है। अगर ट्रांसफर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के लिए किया है तो अगर फॉर्म ऑफ एसेट चेंज हो रहा है तो वो भी इनकम क्लब हो जाएगा। सो मैंने वाइफ को प्रॉपर्टी दिया, प्रॉपर्टी से उसने रेंट अर्न किया तो रेंट मेरे इसमें क्लब हो जाएगा। अगर उसने प्रॉपर्टी बेचा और बेचने पे कैपिटल गेन आया तो कैपिटल गेन भी मेरे इसमें क्लब हो जाएगा। वो प्रॉपर्टी बेच के उसने कोई नया प्रॉपर्टी खरीदा, उसका जो रेंट है वो भी मेरे इसमें क्लब हो जाएगा। मतलब ट्रांसफर फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में अगर फॉर्म ऑफ एसेट चेंज हो रहा है तो भी क्लबिंग का प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाता है। बराबर है। सो हाउस प्रॉपर्टी में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओनर, वन इज लीगल ओनर एंड वन इज डीम्ड ओनर। अगर डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट ट्रिगर होता है तो जो डीम्ड ओनर होएगा उसी से इनकम टैक्स लिया जाएगा। उसमें अपन ने पढ़ा था सर टीपी। सी मतलब कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, आई मतलब इम्पार्शियल स्टेट, आर मतलब राइट्स अंडर सेक्शन 269 UAF, टी मतलब ट्रांसफर फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन एंड पी मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांजैक्शन। पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांजैक्शन में अगर बायर और सेलर के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है, बायर ने सेलर को प्राइस दे दिया है, सेलर ने पोजेशन भी ट्रांसफर किया है, बट अभी तक वो प्रॉपर्टी लीगली रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है टेक्निकली सेलर को ओनर होना चाहिए, बट डीम्ड ओनर बायर को मानेंगे एंड बायर के ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा।
So house property में there are three condition, that is BOP condition. Condition number 1, building and appurtenant land होना चाहिए. बाकी कोई भी प्रॉपर्टी से रेंट आएगा तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाने वाला है. कंडीशन नंबर 2, असेसी ओनर होना चाहिए, आइदर लीगल ओनर और डीम्ड ओनर. एंड कंडीशन नंबर 3, वो जो प्रॉपर्टी है वो अपने ओन बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होना चाहिए. सर ओन बिजनेस और प्रोफेशन का मतलब क्या? अगर मेरे प्रॉपर्टी में मेरा ही बिजनेस चल रहा है तो मैं पीजीबीपी डेबिट साइड में ऐसा नहीं बता सकता हूं रेंट पेड टू नीरज. सिमिलरली मैं हाउस प्रॉपर्टी में ऐसा भी नहीं बताऊंगा रेंट रिसीव फ्रॉम नीरज. इसका बेस्ट एग्जांपल अपन ने पढ़ा था कि अगर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री वाले ओनर ने सराउंडिंग में उसके फ्लैट्स बनाया है और वो फ्लैट्स उसने अपने एम्प्लॉयज लोग को रहने के लिए दिया है एट अ नॉमिनल रेंट ऑफ से 100 रुपीज. तो वो जो फ्लैट है दैट इज डीम टू बी यूज फॉर हिज बिजनेस, तो उसको रेंट जो मिलेगा वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, वो पीजीबीपी वाले हेड में जाएगा. सो अगर फैक्ट्री के ओनर ने फैक्ट्री के एडजेसेंट एरिया में अगर रेसिडेंशियल क्वार्टर्स कंस्ट्रक्ट किया है, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स एट अ नॉमिनल रेंट अगर एम्प्लॉय को रेंट पे दिया है, तो जो रेंट मिलेगा वो बिल्डिंग से मिलेगा. वो बिल्डिंग का फैक्ट्री ओनर है, हाउएवर वो बिल्डिंग खुद के बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, बिजनेस प्रमोशन के लिए, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होएगा, रेंट पीजीबीपी में जाएगा. बराबर है. सो हाउस प्रॉपर्टी में बॉब कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा. डीम्ड ओनर सर टीपी आता है जो अपन ने अभी डिस्कस किया. बराबर है. और स्पेशल केसेस, सर अगर डिस्प्यूटेड ओनर है, मैं बोल रहा हूं कि प्रॉपर्टी मेरा है, मेरा भाई बोलता है नहीं वो प्रॉपर्टी उसका है, तो जब तक कोर्ट ऑफ लॉ में डिस्प्यूट सेटल नहीं होता है तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसको ओनर मानेगा दैट विल बी द पर्सन डीम्ड ओनर फॉर द हाउस प्रॉपर्टी. नॉर्मली जिसके बैंक में रेंट आता है उसको अपन ओनर मानते हैं. सो अगर कोई भी प्रॉपर्टी का टाइटल डिस्प्यूट में है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिसाइड करेगा उसको ओनर मानेंगे. कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट में दो पॉसिबिलिटी है. एक तो मैं बिल्डिंग रेंट पे दे रहा हूं और उसके साथ साथ सर्विसेज भी दे रहा हूं. एक मैं बिल्डिंग रेंट पे दे रहा हूं और उसके साथ साथ अदर एसेट्स दे रहा हूं. बिल्डिंग प्लस सर्विसेज मतलब मैंने अपना प्रॉपर्टी रेंट पे दिया और टेनेंट को बोला कि इसका रेंट 5 लाख रुपीज पर मंथ है. ये प्रॉपर्टी के साथ लिफ्टमैन भी आएगा, वॉचमैन भी आएगा और गार्डनर भी आएगा. तो गवर्नमेंट बोलता है टेनेंट से आप लमसम पैसा लो, जो करने का है करो. इनकम टैक्स में आप लोग को बाइफर्केशन देना पड़ेगा, कितना प्रॉपर्टी का रेंट है और कितना सर्विसेज का चार्जेस है. जो प्रॉपर्टी का रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा और जो सर्विस चार्जेस जो है वो अपने अदर सोर्सेस में जाएगा. अगर आपने बिल्डिंग और अदर एसेट्स रेंट पे दिया है, अगर लेटिंग आउट सेपरेबल है या इनसेपरेबल है, मैंने बिल्डिंग भाड़े पे दिया और उसके साथ कार भी भाड़े पे दिया, तो ये लेटिंग आउट सेपरेबल है, तो बिल्डिंग का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा और कार का रेंट जो होगा वो अदर सोर्सेज या पीजीबीपी में जाएगा. बट अगर लेटिंग आउट इनसेपरेबल है, जैसे फैक्ट्री विद प्लांट एंड मशीनरी, क्लासरूम विद फर्नीचर, थिएटर में अपन म्यूजिक सिस्टम, चेयर्स, फर्नीचर और हॉल सब रेंट पे देता है. सो अगर लेटिंग आउट इनसेपरेबल है तो पूरा का पूरा जो रेंट है वो या तो अदर सोर्सेज में जाएगा या तो पीजीबीपी में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आने वाला है. सो दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट. को ओनरशिप, अगर कोई प्रॉपर्टी के दो या उससे ज्यादा ओनर है और अगर एग्जाम में कुछ नहीं बताया है तो अपन अज्यूम करेंगे कि दोनों को ओनर इक्वल शेयर का है. तो जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा वो दोनों को ओनर, अगर 3 है तो तीनों को ओनर में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. अगर एग्जाम में स्पेसिफिक रेशियो दिया है कि ओनर नंबर 1 60% का ओनर है, ओनर नंबर 2 40% का ओनर है, तो वो वाले रेशियो में अपोर्शन हो जाएगा. सो को ओनरशिप नथिंग स्पेसिफाइड इन द एग्जाम, तो जो भी हाउस प्रॉपर्टी का आंसर आएगा वो इक्वली डिवाइड होगा दोनों को ओनर या तीनों को ओनर. अगर हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो बेटा अपना फॉर्मेट फिक्स है. एलओपी हो सकता है प्रॉपर्टी या तो एसओपी हो सकता है. फॉर्मेट अपन ने क्लास में पढ़ा था, गांव माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस विल गिव मी नाउ लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. गांव मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस विल गिव मी नाउ, नाउ मतलब नेट एनुअल वैल्यू, less deduction under section 24, standard deduction at the rate of 30% and interest on borrowed capital. जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा एंड में चेक करने का कि अपने पास कोई अनरियलाइज रेंट रियलाइज्ड है, मतलब पिछले साल कोई रेंट नहीं मिला था, डिस्प्यूट में था और अभी अगर वो रेंट मिल रहा है, या पिछले साल कोई अनरियलाइज रेंट था जो अभी मिल रहा है. तो अरियर्स ऑफ रेंट मतलब डिस्प्यूटेड रेंट जो पिछले साल नहीं मिला था करंट ईयर में मिल रहा है. अनरियलाइज रेंट मतलब रियलाइज, अनरियलाइज रेंट रियलाइज मतलब पहले बेड टैक्स हुआ था और अभी वो रेंट मिल रहा है. सो अगर अरियर्स ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट अपने को रिसीव हो रहा है, सो इट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, और टैक्सेबल होने से पहले उसमें 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होएगा. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आंसर आने के बाद अनरियलाइज रेंट
रियलाइज्ड अगर हुआ है तो ऐड करेंगे 30% माइनस करने के बाद, और अरियर्स ऑफ रेंट अगर रियलाइज हुआ है तो 30% के बाद ऐड करेंगे, एंड दैट विल गिव यू IFHP। बराबर है। सो मेन फॉर्मेट इज फिक्स, गांव माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस विल गिव मी नाउ लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, और IFHP आएगा। लास्ट ईयर का अरियर्स रियलाइज हुआ तो 30% माइनस करके एंड में प्लस करो, अनरियलाइज रेंट लास्ट ईयर का रियलाइज हुआ तो 30% माइनस करके प्लस करो। सर गांव मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एग्जाम में फाइंड आउट कैसे होएगा, MF-C से। M is municipal value, F is fair rent, dash is whichever is higher, S is standard rent, E is expected rent and A is actual rent। बराबर है। M is municipal value, F is fair rent, whichever is higher, standard rent, expected rent, actual rent। पहले दोनों में से जो हायर है वो whichever is higher बन जाएगा, whichever is higher और स्टैंडर्ड रेंट में से जो लोअर है वो एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल में से जो भी हायर है वो अपने लिए GAV बन जाएगा, और ये GAV अपने मेन फॉर्मेट में चले जाएगा। बराबर है। सो हायर लोअर हायर, दैट विल गिव यू GAV। एक्चुअल रेंट अगर एग्जाम में नहीं दिया हुआ है तो इट इज एनुअल रेंट, पूरे 12 महीने का रेंट लेने का, माइनस अनरियलाइज रेंट और माइनस अरियर्स ऑफ रेंट करने का। बराबर है। सॉरी, माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, एक्सट्रीमली सॉरी। बराबर है। सो एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी करोगे तो अपने को जो आंसर आएगा दैट विल बी योर एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट मतलब एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। और अगर इसमें से आंसर अपन ने याद होएगा तो किया होएगा, LDTV लॉस ड्यू टू वैकेंसी अगर सम में दिया है तो अपन क्या करता है, अपन कंपेयर करता है कि ये 12 मंथ्स का रेंट है और ये 11 मंथ्स का रेंट है। जो पर मंथ रेंट हायर होएगा ना दैट विल बी योर गांव GAV। बराबर है। सो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट अगर सब में वैकेंसी दिया हुआ है तो दोनों का पीरियड सेम नहीं रहेगा, अगर दोनों का पीरियड सेम नहीं है तो उसको पर मंथ में कन्वर्ट करेंगे, और पर मंथ में जिसका आंसर हायर रहेगा वो अपन GAV ले लेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज गांव। अगर वैकेंसी दिया है तो पर मंथ लेके अपन कंपेयर करेंगे और फिर अपना जो आंसर रहेगा दैट विल बी द हायर वैल्यू। ओके। म्युनिसिपल टैक्सेस अगर LOP है, LOP लेट आउट प्रॉपर्टी, तो म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलेगा ओनली इफ म्युनिसिपल टैक्सेस इज पेड एंड पेड बाय द ओनर। अगर म्युनिसिपल टैक्सेस आउटस्टैंडिंग दिया है तो नहीं चलेगा, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट दिया है तो नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ NAVA LOP में, मतलब इसके अलावा एग्जाम में रिपेयर्स का खर्चा दिया है, इंश्योरेंस का दिया है, डेप्रीशिएशन दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब जो दिया है कुछ भी माइनस नहीं होएगा, ओनली फ्लैट 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमेशा दो पार्ट में होएगा, एक करंट ईयर का इंटरेस्ट और एक प्री कंस्ट्रक्शन वाला। करंट ईयर में इंटरेस्ट कभी आएगा, जब करंट ईयर में लोन आउटस्टैंडिंग है तो अगर करंट ईयर जो है 2021 से एग्जांपल या 21-22 जो भी करंट ईयर रहेगा, अगर लोन उसके पहले रीपे हो गया है तो करंट ईयर का इंटरेस्ट आने ही नहीं वाला है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हमेशा स्टार्ट होएगा फ्रॉम द डेट ऑफ लोन और खत्म होएगा कंस्ट्रक्शन के पहले वाला साल। तो अगर एग्जाम में ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया है 2021 तो प्री कंस्ट्रक्शन आएगा 1920 का। तो अगर लोन 15-16 में लिया है तो डेट ऑफ लोन से लेके कंस्ट्रक्शन के पहले वाला साल तो 1920 अपने एग्जांपल में। सो 15-16 से 1920 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होएगा। ये जो भी इंटरेस्ट आएगा डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और पर एनम का इंटरेस्ट अपने हाउस प्रॉपर्टी में से माइनस होएगा। सो प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया स्टार्ट होएगा फ्रॉम द डेट ऑफ लोन और एंड होएगा कंस्ट्रक्शन के पहले वाला साल। बट अगर लोन रीपे जल्दी हो गया तो टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट। जो भी प्री कंस्ट्रक्शन होएगा डिवाइड बाय 5 होएगा और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में स्प्रेड हो जाएगा। बराबर है। ओके। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर अपने पास है SOP तो इसमें दो चीज हो सकता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या तो बिजनेस के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड होएगा तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ही नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर रेसिडेंस के लिए है तो दो चीज है, असेसी के पास मैक्सिमम 2 हाउसेस है या असेसी के पास मोर देन 2 हाउसेस है। बराबर है। अगर असेसी के पास मोर देन 2 हाउस है, मेरे पास 4 घर है और चारों घर SOP है, तो कोई भी 2 घर गवर्नमेंट SOP मानेगा और बाकी के जो 2 घर बनेंगे वो DLOP हो जाएंगे, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। पहले ये 1 हाउस था, अभी 2 हाउस अलाउड कर दिया है गवर्नमेंट ने। सो इफ यू हैव 2 हाउसेस तो 2 हाउसेस विल बी SOP एंड मोर देन 2 हाउस है तो बैलेंस हाउसेस विल बी कॉल्ड एज DLOP। अपने ऊपर चॉइस है, जो अपने को SOP लेने का है उसको ले सकते हैं। तो एग्जाम में अपन क्या करेंगे, अगर मेरे पास 4 घर है
तो पहले चारों घर को एसओपी लेके सॉल्व करेंगे, फिर चारों घर को एलओपी लेके सॉल्व करेंगे, फिर अपन कंक्लूजन बनाएंगे कि हाउस 1 हाउस 2 एसओपी है और हाउस 3 हाउस 4 डीएलओपी है, तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर अपन अज्यूम करेंगे हाउस 1 हाउस 2 एलओपी है और 3 और 4 एसओपी है, ऐसे करके चार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होएगा अगर चार घर दिया है तो, और जिसमें भी आंसर लोअर आएगा दैट विल बी योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट ऑप्शन विल बी द बेस्ट। सो अगर मैक्सिमम दो हाउस है अपने पास तो चलेगा, दोनों एसओपी अपन अज्यूम कर सकता है, बट अगर दो से ज्यादा हाउसेज अपने पास है तो कोई भी दो घर एसओपी होएगा और बाकी के घर डीएलओपी हो जाएंगे। और अगर डीएलओपी वाला कॉन्सेप्ट है तो पहले जो भी हाउसेस दिया है उसको पहले सबको एसओपी मानो, फिर सबको एलओपी मानो, और फिर अलग अलग वेरिएशन करके देखो चारों ऑप्शन का, जिसमें लोएस्ट टैक्स आएगा वो ऑप्शन अपन चूज करें। सर अगर सिर्फ दो ही घर है और पूरा घर ऑक्यूपाइड है तो थ्रू आउट द ईयर, तो अगर सिर्फ दो घर है और वो दोनों घर पूरा साल सेल्फ ऑक्यूपाइड थे बाय असेसी और फैमिली मेंबर, तो एनएवी जीरो, स्टैंडर्ड डिडक्शन जीरो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में मैक्सिमम लिमिटेड 2 लाख का या तो 30,000 का। अगर हाउस कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, तो घर खाली पड़ा हुआ है बट मेरा एम्प्लॉयमेंट की वजह से शिफ्टिंग हो गया इसके लिए घर खाली पड़ा हुआ है, तो अगेन एनएवी विल बी जीरो, स्टैंडर्ड डिडक्शन जीरो, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अगेन मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा या तो 30,000 मिलेगा। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कि अगर पार्ट ऑफ द ईयर एसओपी है, पार्ट ऑफ द ईयर एलओपी है, तो 3 मंथ्स के लिए एसओपी था, 9 मंथ्स के लिए एलओपी है, तो अपन ऐसा मानेंगे कि पूरा साल डीएलओपी है और पूरे साल डीएलओपी अपन अज्यूम करेंगे बट कंप्यूटेशन 9 मंथ्स का अजम्पशन लेके करेंगे। और पार्ट ऑफ द हाउस एसओपी और पार्ट ऑफ द हाउस एलओपी है, तो मेरे पास एक ही यूनिट है बट एक यूनिट में अलग अलग बाइफर्केशन है, ग्राउंड फ्लोर लेट आउट है, फर्स्ट फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो दोनों का ट्रीटमेंट सेपरेट होएगा। एसओपी वाले को एसओपी लेके जीरो लेके आंसर सॉल्व करेंगे और एलओपी वाले को नॉर्मल जीएवी लेके आंसर सॉल्व करेंगे, बराबर है। सो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मोर देन 2 हाउसेज है तो कोई भी दो घर एसओपी बाकी घर डीएलओपी हो जाएगा। दो ही हाउसेज एसओपी है तो उसमें पूरा साल एसओपी था तो सब जीरो आएगा और इंटरेस्ट में 2 लाख या तो 30,000। दो हाउस एसओपी है बट उसको ऑक्यूपाई नहीं किया ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, तो सेम ट्रीटमेंट। पार्ट ऑफ द ईयर एसओपी, पार्ट ऑफ द ईयर एलओपी, तो पूरा साल एलओपी मानेंगे, बट क्वेश्चन में अपन ने किया था कि ट्रीटमेंट कैसे होएगा। एंड लास्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि अगर पार्ट ऑफ द हाउस एसओपी है, पार्ट ऑफ द हाउस एलओपी है, तो वो वाले केस में अपन क्या करेंगे, सेपरेट ट्रीटमेंट करेंगे सेपरेट यूनिट का। अगर आप लोग को मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन लेने का है एसओपी में, तो लोन जो है 99 के बाद लेना चाहिए। प्रॉपर्टी जो है वो 5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और लोन परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लेना चाहिए, तो ही लिमिट 2 लाख का एप्लीकेबल है, नहीं तो 2 लाख का लिमिट नहीं आएगा, बराबर है। लास्ट पार्ट इज अरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज रेंट। अगर आप लोग को रियलाइज हो रहा है अरियर्स ऑफ रेंट या अनरियलाइज रेंट रियलाइज हो रहा है, तो वो जो ईयर में पैसा आया वो ईयर में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होएगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद। और स्टॉक इन ट्रेड में अगर प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट बोलता है पहले 2 साल के लिए अगर प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड में है तो हम लोग उसको जीरो मानेगा, मतलब एचपी में जाने का जरूरत नहीं है। 2 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी अगर है तो गवर्नमेंट उसको एचपी में लेके जाएगा। सो दैट वाज प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, राइट। तो सब सम्स अपन ने क्लास में किए होंगे। सो दैट वाज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास में जो रिवीजन अपन करेंगे दैट विल बी ऑफ कैपिटल गेन्स और सैलरी, दैट विल बी सैलरी, सॉरी।